नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बजट को लेकर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। बजट सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन भी दृश्य वही रहे जो पहले दिन से शुरुआत हुई थी। विपक्ष पूरी ताकत से सत्ता पक्ष को घेर रहा है और अब तो यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लग रहा था कि राहुल गांधी का साया है वो डरा रहा है। और पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि प्रधानमंत्री का गला दबाने का प्रयास हो रहा है और अब वो गला दबाने से बात निकल कर आ गई है कि गाली और गुफ्तार में हो गया है तब्दील की गाली दी जा रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि गाली कौन सी दी है ये बताइए, लेकिन सत्ता पक्ष है जो तिलमिलाया हुआ है। बजट पर जिस अंदाज में घेराबंदी की गई है वो काबिले तारीफ है। वो टीम वर्क की बात हमने कल की थी और राहुल गांधी जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, वो चाल दर चाल चल रहे हैं, उसने भी साहेब की नींद उड़ा रखी है। और जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने लगाया है इस सत्र में वो बहुत बहुत जबरदस्त ढंग से हिलाकर रख दिया है प्रधानमंत्री जी को। जो नजारा हमने देखा था कि किसानों को लेकर किस तरीके से संसद में गद्देबस्त सब कुछ हुआ और कैसे उस पूरे एपिसोड को कैश कराने में सफल रहे राहुल गांधी। देश में 60% जो जनसंख्या का किसान या उससे जुड़े लोग हैं, 140 करोड़ के लगभग की देश की आबादी जो है उसमें 84 करोड़ किसान। प्रधानमंत्री रहते हुए 10 सालों तक नरेंद्र मोदी ने खूब सीना ठोका, छाती ठोकी, 56 इंच का सीना बार बार दिखाया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के 12 वर्ष, तब भी वे यही राग अलापते रहे कि यदि उनके कोई प्रायोरिटीज हैं, जो जो उनकी प्राथमिकता है, उस पर कुछ है तो किसान सबसे ऊपर है। लेकिन हिलाकर रख दिया है और जो कुछ चल रहा है लगातार राजनीति कुठापटक जिस तरह की है, घटनाक्रम है, उससे पूरा का पूरा कुनबा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, और प्रधानमंत्री जी तो नजर आ ही आ रहा है। और विपक्ष सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई कामयाब हुआ है तो वो कामयाब हुआ है सत्ता पक्ष में सेंधमारी जो उसने की है, जो उनकी एकता थी या जो उनका प्रदर्शन था, उसको तार तार करने में जबरदस्त ढंग से कामयाब हुआ है। और अब हम ये देख रहे हैं, पा रहे हैं कि विपक्ष की हर चाल पर सत्तारूढ़ दल तिलमिला रहा है। प्रधानमंत्री जी या जो उनके सिपाह सालार होते थे अभी तो सदन में नजर नहीं आ रहे हैं, लगातार उनकी अनुपस्थिति बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर एक अलग सा दृश्य है, और चाहे वो सदन हो, संसद हो या सड़क हो, हर तरफ घेराबंदी घेराबंदी और घेराबंदी है। तो जो चल रहा है सारा कुछ, इन्हीं सब पर हम चर्चा करने के लिए चलेंगे। अपनी जो नियमित डिबेट शाम की हम करते हैं खास पैनल के पास। खास पैनल हमसे जुड़ रहा है। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, अनिल सिन्हा साहब हैं, सुशील दुबे जी हैं, राकेश अचल जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुधांशु कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। और मैं जैसा शुरुआत करते हुए बोलता हूं कि जो पूरा पैनल है इसे आप सुनते हैं, देखते हैं, निरंतर खरा खरा बोलना, साफ साफ बोलना, शानदार बोलना, और आपके सभी के अपने क्षेत्र का दीर्घ अनुभव, लंबा पत्रकारिता जीवन, विश्लेषक के तौर पर सुधांशु जी का भी एक लंबा जीवन काल है विश्लेषण का। शुरुआत में आज करूंगा अनिल सिन्हा साहब से। अनिल सर, जो सदन में सड़क पर जो कुछ चल रहा है, विपक्ष जिस तरीके से सरकार को बेचैन किए हुए, और अब तो ये हो गया है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन तो कहा था कि उनका गला दबाया जा रहा है, अब निकल कर आया है गाली दी जा रही है। क्या अब ये कैसी बौखलाहट है, कैसी एक बेचैनी है, क्या कहिएगा अनिल सर? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, ये क्या है कि अब उनके पास दिक्कत है कि राहुल गांधी, जो एक तो इमेज का मामला है, अब वो अभी तक वो पुराने सिंड्रोम में है। प्रधानमंत्री और जो उनके साथ वाले लोग हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो इमेज, जिसको ब्रांड आप लोग बोलते हैं कमर्शियल लैंग्वेज में, मतलब बाजारी भाषा में, तो वो ब्रांड अब चेंज हो गया है।
अब उनको लग रहा है कि वही पुराना ब्रांड है कि बोलेंगे कि देखो प्रधानमंत्री को ऐसा कहा। प्रधानमंत्री नहीं, देखिए उनके लिए पद का कोई मतलब नहीं है, वो मोदी जी का ब्रांड उन्होंने बनाया था, अब वो ब्रांड फेल हो चुका है। तो अब ये जो स्यापा है इसका कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कंसिस्टेंट है इशूज के हिसाब से, इशूज के हिसाब से जो उनका फोकस है। देखिए आप अभी बजट में, मैं बल्कि कहूंगा कि हम लोगों को अब इस बात के बारे में भी लोगों को बताते रहना चाहिए कि कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस में राहुल गांधी और कांग्रेस का जो की लीडरशिप में जो है वो फर्क है। वो भले ही उनके खिलाफ ना बोले, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी या जो जिस तरह से चलाना, मतलब देश के बारे में जो उनकी समझ है, उससे उनके काफी कई नेता असहमत हैं और उनके साथ नहीं है। क्योंकि ये रेस्पॉन्स बजट के सामने भी मैंने देखा कि बजट में सब लोगों ने वो बजट क्लियर कट जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि अडानी अंबानी का है, प्रो कॉर्पोरेट है, लोगों के मतलब एंटी पीपल है, ये सारी बातें साफ साफ बोलते हैं वो। ये जो है इन लोगों ने स्टार्ट क्या किया, इनके प्रवक्ताओं या जो भी आप कहेंगे इनके जो सिपह सालार है, कि न्याय पत्र की नकल। अरे वो न्याय पत्र की नकल नहीं है, वो एकदम डिस्टॉर्शन है। यही लाइन स्टार्ट करना था कि हमने जो कहा था उसको विकृत किया इसने, और ये नहीं करना था। ये इंटर्नशिप जो है और उनकी जो अप्रेंटिसशिप वाली थी, दोनों एकदम अलग अलग चीजें थी। लेकिन ये लोग स्टार्ट किया, पहला स्टार्ट देखिए, ये बहुत ही डेंजरस, मतलब ये स्लीपर सेल है कॉर्पोरेट का कांग्रेस में। ये बात भी हम लोगों को बताते रहना चाहिए। ये और राहुल गांधी को उससे भी लड़ना पड़ रहा है। वो तो G23 वाला सब गया बाहर, वो तो है ही, अभी भी है बचा हुआ। ये एक ऐसा बजट है जो जो इन भारतीय और विदेशी दोनों जो कॉर्पोरेट है उसकी मदद के लिए है, और ये इंडियन इकोनॉमी को सत्यानाश करने वाला है। ये जो साफ बात जिस तरह से राहुल गांधी ने रखा, तो किसी ने नहीं रखा। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रो कॉर्पोरेट कॉम्युनल ऑथोरिटेरियन, मतलब तानाशाही वाली जो ब्रांड का नेतृत्व ब्रांड जो बनाए हुए थे मोदी जी, वो अब ढह रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ब्रांड है। तो अब ये सब यही कहेंगे कि ये तो परंपरा, देखा नहीं आपने अभिषेक बनर्जी ने जो रखा, तो उस पर ओम बिरला जी का जो ये था स्टेटमेंट था, परंपरा का पालन होना चाहिए। परंपरा यही थी क्या? उसने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया याद दिला दी इनको कि आप जो धुआंधार है धुआंधार 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 धुआं जबरदस्त रहा। अच्छा, वो जी। सोशल मीडिया पर भी आया। अब क्या दिक्कत आ रही है इनको कि रिस्पॉन्ड करना मुश्किल। अब देख लीजिए कि उन्होंने जिस तरह से कहा था कि प्रधानमंत्री की आवाज गला घोट दिया गया, का आवाज क्या, आवाज का गला घोटा गया, इस टाइप का उन्होंने। अब ये जो उन्होंने बोला उसका कोई रिस्पॉन्स आपने देखा क्या सोशल मीडिया पे या कहीं भी? सब लोगों ने लिया कि ये तो मतलब इसी तरह से। अब आप इमेजिन करिए कि यही 5 साल पहले का अगर ब्रांड होता, तो आप दिन भर टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया से लेकर के और इवन पॉपुलर रेस्पॉन्स की, ये तो गलत है। लेकिन अब कोई उनको नोटिस नहीं कर रहा है। इसलिए नोटिस नहीं कर रहा है क्योंकि वो ब्रांड अब उन पर ट्रस्ट नहीं है लोगों का। अब देखिए, अभी तो लगातार ये जो जो मतलब ब्रांड का जो फेलियर है वो आपको दिखाई देगा। जनवरी से जब से इन्होंने राम मंदिर का किया स्टार्ट, और वहां से लेकर के अभी नेम प्लेट तक, नाम जो नाम पट्टी लगाने का, नाम लिखने वाला, वहां तक में आप देख लीजिए कि सारा एक से एक सब ढह गया। कुछ किसी का रिस्पॉन्स नहीं, न कोई पोलराइजेशन हुआ। कांवड़िया अपना लेके जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन बेच रहा है। नहीं, उसमें कोशिश बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड वगैरह भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये जो ब्रांड का फेलियर है उसको रिगेन करना, ब्रांड को उसको रीएस्टेब्लिश करना, लोगों को फिर से विश्वास दिलाना, ये संभव नहीं है, न हो पा रहा है। वही राहुल गांधी कंसिस्टेंटली, अब जो देखिए अभी उन्होंने जो किसान वाला किया है, यस, अब किसान वाला एकदम मतलब ये है, मतलब सही इंटरवेंशन है। और देख लीजिए कि लोग प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, कृषि मंत्री के पास जाते हैं
किसान गए राहुल गांधी से मिलने के लिए। इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि हमारी प्रायोरिटी कौन है, हम किसको महत्व देते हैं, और दूसरा कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज वो उठाएं। ये कहने का मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट के लिए एक तरह से वो लीडरशिप का न्योता दे रहे हैं कांग्रेस को। ये अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी को, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस में ये जो प्रो कॉर्पोरेट जो लॉबी है उसको भी डिफीट करने की जरूरत है। अभी भारत में अब ये खाली मामला नहीं रह गया है कि बीजेपी से हमको लड़ना है, बीजेपी के कम्युनलिज्म से अगर लड़ना है तो जो प्रो कॉर्पोरेट लोग हैं विपक्ष में भी, कहीं भी बैठा हुआ मीडिया में जहां भी है, उसको उससे लड़ना है। बस लास्ट लाइन में बताऊंगा कि कोई नहीं बोल रहा है कि जो चाइना को फायदा पहुंचाया है इस बजट ने, जो कस्टम ड्यूटी में जो छूट दी गई है, वो चाइना के माल को बेचने का रास्ता खोला गया है। ऑलरेडी हम लोग मतलब एक कितना बहुत ढेर मतलब अभी हमें एग्जैक्ट ये डेटा हमारे पास नहीं है कितना का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम लोग उसको कुछ इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट नहीं करते, और वो हमको छोटी चीज ये कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और हमारी इकोनॉमी का पर हम लोग नंबर 1 व्यापार है उसके साथ हमारा। अब बताइए जो चाइना हमारे घुस रहा है देश में, वो कौन सा लीडरशिप कौन सी है भाई? हम कितना भी हथियार बना ले, हम तो हथियार का पैसा उसको दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि जितना का हमारे से उसका ये मतलब व्यापार है, वो मतलब जितना व्यापार है चीन का पूरा, वो हमारे पूरे इकोनॉमी का उतना साइज है। मतलब जितना एक्सपोर्ट करता है चाइना सब देशों को, उतना हमारा पूरा इकोनॉमी मिला करके है। तो आप उसको मजबूत कर रहे हैं, आप उसके बेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका के बाद मेरे ख्याल में दूसरा नंबर पे है इंडिया, देखना होगा, मैं एग्जैक्ट अभी जरा इकोनॉमिक्स कम है मेरा, थोड़ा कमजोर है। तो आप सोच लीजिए कि ये ऐसा एक तरह से देश की सुरक्षा के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बजट है। ये बात अभी कांग्रेस का लीडरशिप में भी कांग्रेस वाले नहीं बता पा रहे हैं, बोल रहे हैं। मैंने वो यही बताया कि ये भी फर्क करिए। तो आप अभी वक्त ऐसा आ गया है जब इनको और एक्सपोज करना है। और ये हमको गाली दिया, वो आपको याद होगा कि कर्नाटक में भी उन्होंने ये किया था, गिनती करके दी थी, बाद में भी करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो बात उनको कोई बता नहीं रहा है। मतलब उनका जो ये है, जो उनका चाटुकार लॉबी है, वो उनको बता नहीं रहा है। वो फेल्ड ब्रांड है। ये जितनी जल्दी वो रियलाइज करके अपने पॉलिसीज को, अपने आचरण को, संसद में विपक्ष के साथ व्यवहार को, उसको अगर संतुलित करेंगे तभी ये फाइट कर सकते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी से फिलहाल फाइट करने का न मोरल करेज उनमें है, और न उनके पास कोई आइडियोलॉजिकल या कोई ये है मतलब प्लैंक जिसको कहते हैं, जो उसका आधार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और है ही, देखिए शिकायत यही हो रही है कि वो जो किया गया है 47 लाख करोड़ के बजट में 38 लाख करोड़ तो आप कमा रहे हैं जो टैक्सेस से आपके पास वापस आए, और आपने किसी मोर्चे पर जो नहीं छोड़ा है, सबको आपने जितना जो कर सकते थे कोशिश टैक्स के जरिए उगाने की पूरी की है। सुधांशु कुमार जी को जाना है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, पहले डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब के पास जाना चाहूंगा। सुधांशु जी, जो हम बात कर रहे हैं, ये जो दरक रहा है, कहा अभी अनिल सर ने कि वो जो ब्रांड था, ब्रांड तो हो गया, और जो हमारा आज का विषय भी है कि बिना बोले भी चोट की जा सकती है। बड़ी गहरी और तीखी चोट की है राहुल गांधी ने, जिस तरीके से किसानों वाला जो एक इशू प्ले कर दिया, फंस गए पूरी तरीके से कि पहले उनको संसद के गेट पे रोका गया, किसानों को, वो किसान नहीं आ सकते भीतर। ठीक है, आपने दिल्ली में आने से रोका था, लेकिन वो आमंत्रित कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष। तो बिना बोले एक इतनी गहरी चोट कैसे कहेंगे, कैसे देखेंगे? लग रहा है कि अब कोई, और साथ साथ दूसरी चीज ये भी कि पूरा बिखराव हो गया है विपक्ष, कोई निकल के आता दिखता नहीं। तो आप संक्षिप्त में अपना जो राय है प्रकट कीजिएगा, डॉक्टर सुनांशु। देखिए, ये जो इस बार की जो लोकसभा है वो कई मायनों में नई लोकसभा। एक तो वो भौतिक रूप से नई लोकसभा है, हम पुरानी लोकसभा बिल्डिंग से नई लोकसभा बिल्डिंग में गई है, पर जो लोगों की उपस्थिति है उसके हिसाब से भी वो नई लोकसभा है। अब नरेंद्र मोदी जी और उनकी संस्था, उनकी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उस नएपन से वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पा। आप देखें जो कल बनर्जी ने किया, मुझे लगता है कि वो
उसको इतनी हल्के में लेने की नहीं है कि सोशल मीडिया पे आ गया, लोग उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, मीम्स बनाने, वो चीज नहीं है। उन्होंने डॉक्टर साहब लॉजिकली, बहुत लॉजिकली और बहुत वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। उन्होंने कहा ना, उन्होंने तो आसंदी को निरुत्त कर दिया था कि आप बात करें, आप नेहरू जब यहाँ पुराने उस पे चर्चा होती तब आप कुछ बोलते नहीं है, आप चुप्पी साध लेते हैं, उंगली दिखा के बोला, बड़ा तीखा था, तो इसीलिए तो आप आज देखिए तिलमिलाए लोकसभा हुए अध्यक्ष, आज। जी जी लोकसभा अध्यक्ष झेप रहे हैं, जी, उनमें वो साहस नहीं है कि वो कह पाए कि तुम मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे। तो ये कोई लोग, जिस लोकतांत्रिक देश में और जिस परंपरा और मर्यादा की बात और दुहाई हम लोग देते रहे हैं और जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारी पहचान थी, वो कहीं न कहीं वो और डेंट हो रहा है। फर्क 2014 से 19 और 24 के बीच अब ये आया है कि लोग उंगली दिखाकर कह रहे हैं कि हाँ जी, अब ये आप ये गलतियां करते हो, आप ये गलतियां 2019 से लेकर 2019 से 24 तक में भी किया, जब 100 से ज्यादा सांसदों को इन्होंने निलंबित किया। पर आज उनकी वो हैसियत नहीं है, क्योंकि जनता ने एक तरह का संदेश दिया है। देखिए, चूक हुई है, सारे चैनल चला रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट पे हम नहीं जाएंगे, कितना वोट ज्यादा आ गया, क्या हो गया और किस तरीके से जीता गया है चुनाव। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ ही रहे थे। अब लोकसभा स्पीकर के ऊपर पहले दबी जुबान में उठती थी, अब उनके सामने खुले में और पूरा देश उसको देख रहा। और बनर्जी जी ने नहीं, कई लोगों ने, इवन राहुल गांधी ने अपने शुरुआती पहले दिन के स्पीच में इस चीज को कहा था कि भाई आप क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था, अखिलेश यादव ने बहुत मार्केबल, मार्केबल सभी ने, लगभग सभी ने कहा था। जी जी। तो वो सर, ये देखिए, ये क्या एक नया संदेश है और मुझे लगता है कि वो बैकफुट पर हैं। वो कहीं न कहीं अंतर्मन में उनको चिंता हो रही है कि भाई ये सारी चीजें हम पहले कर लेते थे, अब तो जनता देश देख रहा है, तो फिर इसका भी तो हम उत्तर तो अब उनको भी देना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, नरेंद्र मोदी जी का, और ये जो भी एक तरह का, जो इस तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं, वो उनकी आदत रही है कि अपने को जब जहां पर दिखाना है तो एक तरफ वो भी कहेंगे कि एक अकेला और सब पे भारी, और वही व्यक्ति दोबारा ये भी कहने लगता है कि देखो देखो जी, मुझे सब गालियां दे रहे। तो जब जैसी भाव भंगिमा बनानी है, वो भाव भंगिमा वो बनाने की कोशिश करते। अब उनको ये लग रहा है कि भाई चूंकि विपक्ष स्ट्रांग हो गया है, तो अगर हम निरीह दिखेंगे, बातें करेंगे, जनता के सामने जाएंगे, तो शायद हमें कुछ एक मर्सी, एक सिंपैथी मिल पाए। पर जनता उसको उनको खारिज कर चुकी है। तो वो चीजें आप करते रहे, वो लोग देख रहे हैं कि कौन, भाई ये कहना कि प्रधानमंत्री का गला दबाया जा रहा है, अरे आपको सबसे ज्यादा, आपके पास पूरा हक है, आप 2.5 घंटे 2 घंटे पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हो, कौन आपका तक गला दबा रहा है। लेकिन फर्क ये आया है कि पहले आप झूठ बोल के निकल लेते थे, आज आप झूठ बोलते हो तो आपकी झूठ पकड़ ली जाती है, उसको जनता के सामने उजागर की जाती है, तो आपको तकलीफ होती होगी, आपको अंतर्मन में ग्लानि आती होगी कि भाई देखो मेरा झूठ पकड़ लिया गया। तो झूठ बोलेंगे तो झूठ पकड़ेगा ना, तो ये कौन रोक ले। दूसरी चीज, तीसरा देखिए क्या है, जो आपने कहा किसानों वाला, ये तो मतलब ये एक और तरह का, और राहुल जी ने इस इलेक्शन रिजल्ट के साथ ही वो सारी चीजें करने दिखाई है, करके दिखाई है जो उनको कहा जाता था। आज के दिन राहुल गांधी 24/7 पॉलिटिशियन है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया। यात्रा से जो वो शुरू हुआ है, वो यात्रा उनकी निरंतर जारी, और वो हर तरफ हर जगह आप देखिए, कोई साहसी व्यक्ति हो सकता है, राहुल गांधी जैसा ही व्यक्ति हो सकता है। जब स्मृति ईरानी पे अटैक होना शुरू हुआ, इवन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने भी कई बार जब कुछ उल्टा सीधा लिखना शुरू किया, तो आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा कि नहीं ये मत करो, ये हमारी संस्कृति, ये उनकी संस्कृति हो सकती है, हमारी संस्कृति नहीं, मत। तो जो एक और महत्वपूर्ण चीज जो अनिल जी कह रहे थे, देखिए राहुल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी एक भारत के अंदर जो राजनीतिक आज के दिनों में जो पॉलिटिशियंस है, उससे वो डिफरेंट है। वो एक्टिविस्ट की तरह काम, और एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन में फर्क होता है। एक्टिविस्ट इस बात की चिंता नहीं करेगा कि मुझे अमुक काम, उसको अगर लगता है कि देश हित में फलाना काम करना जरूरी है, तो उसको फिर और चीजों की चिंता वो नहीं करता। पॉलिटिशियन हर स्टेप पे इस बात की चिंता करेगा कि मुझे इससे 5 वोट मिलेंगे कि 5 वोट घट जाएंगे। तो राहुल गांधी का वो स्टाइल ही नहीं है। वो लगातार जहां पर मान लीजिए अंबानी अडानी, इस जो अभी भी हुआ है, बजट के बाद भी उन्होंने डबल ए अपने ट्वीट में लिखा है। पता नहीं बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे या क्या, पर उन्होंने डबल ए लिखा है कि डबल ए के लिए बनाया गया बजट। अब वो डबल ए कौन है सब कोई जानता है। तो उस स्थिति में उनके ही पार्टी के कई लोग, अनिल जी भी कह रहे थे अभी अंबानी की शादी हुई तो उनके पार्टी के भी कई लोग गए, लेकिन राहुल जी को और सोनिया जी को घर पर बुलाने, मुकेश, मुझे लगता है अकेले होंगे शायद जिनको बुलाने के लिए मुकेश अंबानी स्वयं चल कर आए, लेकिन नहीं गए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं, जिन बातों को वो बिलीव करते हैं, वही बात वो कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और अब रियल मायने में आपको बताऊं, और एक महत्वपूर्ण चीज और है, वो प्रश्न कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन,
उसका उत्तर अब देश के पास है। नरेंद्र मोदी नहीं तो राहुल। बदल गया। अब बीते जमाने की बात हो गई, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, बीते जी, जमाने तो की वो है, सबको उत्तर समझ देखिए में सर, आ वो रहा है। अब आज उनकी उस लोकप्रियता चीज को दिन वो ब दिन बढ़ रही लगातार है। और जी नहीं जी बढ़ नहीं गई है सर, एक्सेप्टेबिलिटी वाइडली हो चुकी कि नरेंद्र मोदी, अब बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, नरेंद्र मोदी नहीं, अब जी राहुल जी गांधी, ये है एक्सेप्टेबिलिटी इस देश में, अब ये चीजें आई। बिल्कुल। मैं दो तीन जी जी महत्वपूर्ण चीज बजट की बता जो किसानों के लिए। आप छोटे में देखिए आप संक्षिप्त में 10 करिएगा, तो मैं लाख आगे भी फिर। जी, जी जी तो जी किसानों का आप देखिए, 700 किसानों की शहादत का सम्मान ये है, आप झूठ बोलकर उनको उनका साल भर से चलता हुआ धरना आप हटाते हो, एमएसपी की गारंटी देते हो, और जब वो दोबारा अपनी मांग के लिए वापस आता है तो आप बॉर्डर खड़ा कर देते हो, जैसे लग रहा है वो पाकिस्तान से चलकर आए हुए कोई अपराधी हैं और कोई मतलब दूसरे राष्ट्र का जो है सैनिक आ गया। अब तो ये होगी, एक संसद में नहीं घुसने दे रहे थे आप, संसद में एंट्री को लेकर सब कुछ बहुत मैं उसी जी उसी नाटक पॉइंट हुआ, पे आ रहा नौटंकी था, हुई जी। मतलब ये वो अपने आप वो अपनी भक्त पिटवा रहे हैं सर। हाँ बस जी और ये सवाल इस देश को पूछना ही चाहिए जी कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। इस देश के आम नागरिकों, किसानों, नौजवानों के लिए संसद नहीं है क्या? वो वहां नहीं जा सकते, वहां बैठ नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते। आपकी सत्ता आ गई तो वहां पर क्या किसान जाकर बैठेंगे? नहीं। एक अंतिम पॉइंट मैं शिक्षा को लेकर बताना चाहता हूं, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं। नौजवानों की बड़ी बात हो रही है, अभी संक्षिप्त कहा गया कि भाई कॉपी की गई, कॉपी वो ना, कॉपी की भी गई तो उसमें भी चीटिंग कर लिया, जो इनका चरित्र है उसके हिसाब से कॉपी है। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, देश भर में ढिंढोरा पीटकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया, और आश्चर्य है कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश के पार्लियामेंट में विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन इस देश में लागू हुआ है, जो 86 के बाद बनी हुई पॉलिसी थी, 34 साल बाद बनी थी। उसको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए था, नहीं ले जाया गया, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 2020 को लागू किया गया। आपको पता है उसके अंदर 4 साल का बीए किया गया, और यूजीसी जो इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फंडिंग करने वाली संस्था है, उसके बजट में 66% की कटौती हुई। अब आप जी सोचिए कि 1 साल आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, कहां से लाएगा ये कॉलेज? जी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हुआ है इस देश के अंदर, और उसके नाम पर 2019 में खूब बड़े बड़े चुनाव जीते इस सरकार ने। लेकिन आपकी जानकारी को बता दूं, 2019 से लेकर 2024 तक सिंगल पैनी उस ईडब्ल्यूएस को लागू करने वाले हायर एजुकेशन संस्थानों को नहीं दिया गया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में शायद कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो है ये किसी के लिए नहीं, केवल केवल पॉलिटिक्स, केवल केवल सत्ता, उसके हिसाब के बजट हैं, वो सबको दिख रहा है सर, इसलिए उसमें अब कुछ छुपाने की बची नहीं। देश तैयार है, देश विपक्ष के साथ खड़ा है, देश इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो चुका है, और वो दिखता है, और उस इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी जी बहुत ढंग से लीड कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा संदेश। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु जी, बहुत तफसील से आपने सही चीजें कह दी, और एजुकेशन को लेकर भी हर तरफ असंतोष है, चारों तरफ असंतोष है। अरुण सर, मैं आपके पास आता हूं, जो बात हम कर रहे थे वो तो देश ने देख लिया कि 2 घंटे 40 मिनट आप उन अडानी के यहाँ, अंबानी की यहाँ शादी में रुके रहे, जिसको आप टेम्पो भर के नोट देने के ब्लेम कर रहे थे। तो आप मुट्ठी तो खुल चुकी है, चरित्र चेहरा सब पहले से खुला था और खुल के सामने आ गया है। अब ये तिलमिलाहट, ये जो एक आप रीबिल्ड करने की कोशिश आपकी है, आप, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा है। हम देख रहे हैं संसद में, मैंने कल भी देखा था, आज भी देखा कि एक बार खड़े हुए राजनाथ सिंह, बाकी कोई नहीं है फ्रंट पे। जो आपने बोया था शायद वो आपको काटना पड़ रहा है। अरुण सर। संजीव जी, सबसे पहले जो बात अभी अनिल जी ने कही और सुधांशु जी ने कही, किसानों पर आते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, बचपन में मैंने बैल के पीछे चल के खेती की है। मुझे एक चीज अचानक ऐसे ही बातचीत के दौरान ये समझ में आई कि हिंदुस्तान में बैल की उम्र 10 साल होती है। बहुत अच्छा खाना पानी हो गया तो वो 12-13 साल चल जाता है। अब आप सोचिए, 12-10 साल हो गए पूरे, अब बछड़े को आना पड़ेगा। बछड़ा नया तैयार किसने किया? आप देखिए, पिछले 10 साल में लगातार पूरी कोशिश की गई है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, वो सब करने के लिए। तो वो राहुल गांधी आज अपने आप बिना किसी खर्च के पॉलिश होके सामने खड़े। और भाई, बैल तो बूढ़ा हो गया 10 साल में, आप लोग गांव से जुड़े तो अब बूढ़े बैल की जगह तो अपने आप किनारे होगी। और जो दूसरी बड़ी चीज है, जहां से ये बात कर रहे हैं, किसानों से डर क्यों लगता है? देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसानों के रास्ते में खाइयां खुदवाई हैं, जिसने किसानों के रास्ते में भाले गड़वाए हैं, जिसने किसानों के रास्ते में दीवारें खड़ी कराई हैं, वो हरियाणा की सरकार। मैं कहता हूं, इससे निकृष्ट सरकार नहीं हो सकती। वो खुद को किसान का बेटा कहते हैं, नायब सिंह सैनी, और इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि वो सिंधु बॉर्डर खोल दें। वे किसान
अब मैं आपको बताता हूं 1986 में 86-87 में 9 अगस्त को आ रहे हैं, वो 9 अगस्त को आने की तैयारी है उनकी। संदीप जी मैं पीछे ले चलता हूं। जी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था। अनिल जी और सुनील जी जानते होंगे, अचल जी भी जानते होंगे, मैं उत्तर प्रदेश संपादक था, मैंने उस आंदोलन को महीनों कवर किया था। तब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो महेंद्र सिंह टिकैत के घर सिसौली में उनकी लाखों की, जहां कम से कम 10 लाख किसान जमा था उस वक्त, उसमें पहुंच गए और वहां कई घंटे तक मार्च की गर्मी शुरू हो गई थी। छत पर टिकैत के साथ वीर बहादुर सिंह रहे। उसके बाद वो लौटे तो उन्होंने जो आंदोलन था, जो उनके साथ हुआ, माना गया कि अपमान किया और बंधक बना लिया, सारी चीजें हुई, लेकिन उन्होंने वो सारी घोषणाएं की जो एक मुख्यमंत्री को किसानों के लिए करनी चाहिए थी। मैं उसका गवाह हूं। आप लगातार उस समय की चीजें देखेंगे तो समझ में आएगा कि महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन कितना उग्र था। वो दिल्ली तक आए थे। 89 में उन्होंने राजीव गांधी को वोट क्लब पे रैली नहीं करने दी थी, लेकिन किसानों को वोट क्लब आने से रोका नहीं गया था। ना मेरठ में उन्हें रोका गया, ना आज की तारीख में। आज की तारीख में किसान का नाम सुन लेते हैं तो रात को नींद नहीं आती है। और दावा क्या है कि किसान को हम पैसे दे रहे हैं, साल में 6,000 रुपए दे रहा है ये आदमी, और उसका दावा ऐसे कर रहा है कि जैसे 6,000 रुपए में 60 लीटर डीजल बामुश्किल आ रहा है। जो ये जो आभा मंडल बनाया गया है उसके आसपास, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आसपास लोगों ने, कि सब कुछ किसानों के लिए। असल में जो कुछ हुआ है वो तमे केम छो अमा मजा में छे। वो गुजराती कम्युनिटी पूरे देश में ठेके पर है और दो बड़े सेठ। अब राहुल गांधी ने सीधा हमला ही तो किया। फिर राहुल गांधी को घसीटने के लिए आप लोकसभा के चुनाव के दौरान कहते हैं कि बोरों में भर भर के नोट टेम्पो में लद के आ रहे हैं। तो पहला, देश के प्रधानमंत्री का अनुभव कितना विशाल है कि उनको पता है कि बोरे में नोट भर के टेम्पो में भर के आते हैं। इससे पहले तो किसी ने ये बात नहीं कही कि नोट भर भर के, और काला धन। अब भाई इसीलिए तो अगर माना जाए और ऐसा देखा जाए तो नोटबंदी क्यों की? इसीलिए की उन्होंने। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी अब सारा उनका जितने आरोप है बूमरैंग कर रहे हैं, सब पलट के उन पे आ रहे हैं। राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश में जो कुछ ताकत खर्च की उन्होंने, वो 10 साल बाद वो ताकत तो जीरो हो गई और राहुल गांधी अपने आप ताकतवर हो गए। अनिल जी ने कहा राहुल गांधी को बदनाम कराने और कमजोर कराने में कांग्रेसियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज भी कांग्रेसी बिक रहे हैं और राहुल चाहते हैं कि बिक जाए जितना बिकना है, रोज खरीद रहे हैं। अब जब कांग्रेसियों को खरीद खरीद के बीजेपी में ले आए तो बीजेपी का चरित्र तो वही हो जाएगा ना जो कांग्रेस का है। तो अब नरेंद्र मोदी को कांग्रेस का भी मजा लेना है। नरेंद्र मोदी को जो है वो बीजेपी के भीतर असंतोष, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने आवाज उठाई, भले ही कुछ नहीं हुआ लेकिन आवाज उठी। अब समस्या ये है कि एक अकेला सब पर भारी। अब अकेला हो क्या रहा है? अब एक अकेले पे पीछे से भी लोग चिकुटी काट रहे हैं कि जो देख नहीं रहे हम और आप। सामने से चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे चिराग पासवान और ऐसे दल जो उनके साथ खड़े हैं, ये सब के सब उन पर निशाना साध रहे हैं। और फिर वही बात किसान वाली कि 10 साल में तो बैल बूढ़ा होता है, जवानी का समय गुजर गया जब आप अकेले सब पर भारी होते थे। अब आपको घूम के वहीं आना है और उन सब चीजों का जवाब देना है। आप बताइए, आप सब, अनिल जी तो बहुत लंबे समय से बहुत नजदीक से चीजों को देख रहे हैं। पंडित राकेश अचल जी की तो कलम रोज कनकैया उड़ा देती है और सबको बड़ी मिर्ची लगती है। मुद्दा यह है कि भाई जब आप अच्छे भले अपने दम पे सब ले रहे थे, अब जब गाली पड़ रही है या गला पकड़ने की बात आ रही तो रो क्यों रहे हो? जो आपने किया, जो आपने बोया, वो आपको काटना है और किसी ने नहीं देखा। भाई अगर सच बोलना हो सामने जवाब देना। जब आपने झूठ व्याख्या की, राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद को लेकर, हिंदू उग्रवाद को लेकर जो बात कही थी और आरएसएस से जोड़ा, तो उन्होंने पूरा उसको जोड़ दिया, उन्होंने वही जवाब दिया। मोदी को यही बर्दाश्त नहीं है। मोदी को यही बर्दाश्त नहीं है। मोदी चाहते हैं कि जो वो कहे वो सुन लो। और आज नरेंद्र मोदी के सामने लड़के खड़े हैं। फिर वही जवान बूढ़े बैल की बात आ जाती है। ये दौड़ में शामिल, दौड़, लंबी दूरी के दौड़ने वाले बैल हैं, इनके पास समय है। और मोदी जी के पास उनके तो एक बैलगाड़ी बहुत भारी हो गई जो लेके चल रहे थे, वो उस पे अभी तक तो सेठ लदे थे, अब कांग्रेसी भी लद गए हैं। और अभी तो आने वाले चुनाव में 3 राज्यों में बहुत कुछ लदना बाकी है।
तो करें क्या? और सबसे बड़ी चीज ये है जो आप और हम देख रहे हैं कि किस लेवल तक ये गए हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में पूरे देश ने देखा, किस पर हमला कर रहे थे। अभी भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी पर जितने वो हमले कर रहे हैं, राहुल गांधी उससे और निखर रहे हैं। आपने कहा बालक बुद्धि, जवाब में क्या आया? बैल बुद्धि। बैल बुद्धि। तो अब बालक और बैल की तुलना सब जानते हैं। तो इस वक्त वही स्थिति हो गई है। नरेंद्र मोदी उस बूढ़े बैल की तरह हो गए हैं जिसकी काम करने की उम्र पूरी हो चुकी है। अब वो दौड़ नहीं सकता, बछड़ों से उसका मुकाबला नहीं हो सकता, और सामने किसान भी खड़े हैं, सबसे ताकत के साथ खड़े हैं। उसका खामियाजा उनको हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में जल्दी दिखने वाला है। तो अब आप मान के चलिए कि अभी उन्होंने गला दबाया अपना और रोने की एक्टिंग की। आने वाले दिनों में वो कुछ भी कर सकते हैं। आप याद करिए, वो एक बार पंजाब में सड़क रोक ली थी किसानों ने, जी तो संदेश दे के आए थे अपने मुख्यमंत्री से, कहना कि हम सुरक्षित बच के जा रहे हैं। और बनारस में तो चप्पल मार दी गाड़ी पे, वहां कुछ नहीं बोले भाई। तो अब पहिया गोल है, अब पहिया रुकने वाला है, और बैल और बछड़े की रेस में बछड़े ही आगे निकलेंगे, ये साफ है। इसलिए मोदी जी कुछ भी करें, अब इनकी बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बराबरी नहीं कर सकते, और बछड़ा निश्चित तौर पर बैल से आगे निकल रहा है। सुशील सर, सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या के मान से, और जो हम गाली की बात है कि गाली दी जा रही है, गुफ्तार है और साथ नहीं है कोई। उत्तर प्रदेश ही तो जो कुछ हुआ था अभी तो हुआ है हाल ही में। क्या हुआ था? वो भी तो सब कुछ खेल घर से ही तो शुरू हो गया था। घर में भी तो मिल रही है चुनौतियां। क्या है आपकी टिप्पणी सब मसले पर? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सारे सीनियर को प्रणाम करते हुए, अनिल जी हैं, दीक्षित जी हैं, भाई साहब हैं। मैंने नेहरू जी को तो नहीं देखा, सुना है, अब भी सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। जो नेहरू जी को अब तब कब सुनते थे, अब ज्यादा सुनते हैं 14 के बाद से। इंदिरा जी को हमने इतना देखा, मुझे आज भी याद है। काली जीप थी, पीछे एक सज्जन 2 स्टाल लगाए, एक मिश्रा जी थे, बड़ी बड़ी पूछों वाले, हमारे आर लखनऊ में रहते थे, आर नगर मोहल्ले में लखनऊ में। वो उनके शैडो थे, उनको मतलब सुरक्षा का था, और एक रस्सा लगा हुआ था। तो लखनऊ में नत्था दराहे पे निकल रही थी, जब बांग्लादेश को जीत के आएंगे, तो मैंने वो देखा, वो छोटा सा था वो जुलूस में। तो मुझे उनका याद है, इतना याद है उसका। मैंने राजीव जी को देखा, तो फिर मैं आई गया सिस्टम में, और फिर सोनिया जी को देखा, और फिर और कुछ सोचता। और मैंने अभी मनोहर जी ने हम लखनऊ में, जब मैं शहर अध्यक्ष था कांग्रेस का, तो जब लखनऊ जी आए थे तो हमारा बाकायदा हम उनको रिसीव किए थे। तो मेरी फोटो लगी है यहाँ पर, सब बड़े बड़े बने, देश के बने, वर्ल्ड के बने, लेकिन उठान तो देखी हमने, निचान नहीं देखी। हम पहली बार इस देश में अहम ब्रह्मास्त्र वाले वर्ल्ड के देवता को हम जूनियर देवता के रूप में देखते जा रहे हैं। जो अभी कुछ समय से हुआ, अभी पहले था कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। अब वो जो सबऑर्डिनेट टाइप के देवता होते ना, संतोषी माता, वो और भी विवाद हो जाएगा इस टाइप से, अब उस रूप में आ रहे हैं। क्योंकि अब बड़े देवता जो हो गए हैं इत्तेफाक से, वो जनता ने बना दिया है ये राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को। अब जनता के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से मोदी, जूनियर मोदी राहुल गांधी हो गए, और अमित शाह हो गए अखिलेश यादव। ये हो गया फर्क। देखिए कितना बड़ा जिगरे की बात होती है, कितने बड़े जिगरे की बात होती है कि जिसमें पूरा वर्ल्ड आ गया हो, लाखों करोड़ की शादी हो रही है वर्ल्ड की, और जिसमें पूरा वर्ल्ड आ गया हो, जिसमें हमारे महामहिम घंटों बैठे हों, वहां पर एक व्यक्ति ने, एक राजनीतिक परिवार है जिसको राजू, पप्पू, छोटू, कौन राहुल, इस टाइप के तमाम जुमले, तमाम उसको बच्चा क्या क्या कह के, उस आदमी ने इतनी बड़ी जिगरे की बात है। भाई माता जी नहीं गई, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं,
आप भी नहीं गए, आपने अपनी बहन को भी नहीं भेजा, आपने केएल शर्मा जी को भी नहीं भेजा, जाओ जाओ 51-2100 का लिफाफा दे आओ जाके केएल शर्मा जी। अब ये भी तो नहीं किया, अब इसको क्या कहा जाएगा? अब इसको अभी जब परसों नरसों जो हाउस में हुआ है, अभी जो कह रहे थे वो कमलनाथ जी पहुंच गए थे, कमलनाथ पहुंचे थे मध्य प्रदेश, कमलनाथ और बाकी कमलनाथ का काम हो चुका है। कमलनाथ, गुलाम नबी याद है आपको? देखिए उस जिगरे का आदमी है जिसमें बहुत लो प्रोफाइल में राहुल गांधी थे, इनको पप्पू सोना वालू सब कहा जा रहा था। उस समय गुलाम नबी मतलब स्टाल वर्ड आदमी छोड़ के चला गया था, बड़े बड़े डायलॉग दिख चला गया था कि राहुल फला, राहुल ढिमाका। शायद तरस रहे होंगे राहुल से मिलने के लिए। फिर राहुल ने तब भी नहीं कहा था कि जा रहे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ ठीक है, ओके बाबा। ऐसे कितने लोग गए, लेकिन राहुल ने, मुझे नहीं आ रहा था किसी के लिए कहा हो कि लोग कहते खत्म कांग्रेस, बर्बाद कर दी कांग्रेस, चेक कर दिया। उसके बाद एक विजन था, मित्र ने कहा एनजीओ वाला जो भी था विजन था। सुशील सर, आप बजट पे लौटे। बजट पे जो है और जो बौखलाहट है, जो झल्लाहट है पूरी सदन में है, सड़क पर है, अब जो आ गया कि अब तो सब गाली पर आ गया बात कि अब बजट तो पे हमने गला दबा रहे, और नहीं, हम तो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ कि पहले गला दबा रहे, बजट पे हमने कल भी बोला था। बजट से आशय मेरा ये है कि उसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आपसे वही बोल रहा हूँ। जी 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 जी, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जी, कल जैसे आया परसों वो रोने वाला, गाली वाला, तो लोगों ने ट्रोल कर दिया कि क्या फिर रोया। हमसे बोले दुबे जी क्या फिर रोया? बोले इस टाइप से लोग, एक इतने बड़े वर्ल्ड के लीडर को अगर लोग इस टाइप से ट्रोल करें, जहां पर एक इशारे पर मोमबत्ती, ताली, थाली, ढक्कन, फला, दिमाका, लोग बड़े बड़े देश के लोग छज्जे पे आके, छत पे आके नाचने कूदने लगते थे, लोग बिल्कुल दीवाने हो जाते थे। एक जमाने में राजेश खन्ना के जो दीवाने होते थे, ऐसे लोग हो जाते थे इस जमाने में। उसके बाद देखिए वो कह रहा फिर लोग कह रहे फिर रोया। अब इस टाइप की बात, मैं तो आपके बड़े चैनल पर सब बड़े लोग बैठे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं राहुल गांधी से और संजय शर्मा जी से, कह दीजिएगा जाके, वो आजकल उनकी ठीक पट रही है मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से, बता दें कि जैसे संविधान की कॉपी ने जी जी आपके मित्र हैं, आप सीधे भी कह सकते हो। जैसे जैसे राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने लेके संविधान की छोटी छोटी कापियां देश में चिपका के रख दी, तो ये हाल कर दिया, तो ऐसे काम करें, 1000 के नोट नकली छपवा लें और लाखों करोड़ों की संख्या में बांट दें देश में कि भैया जब हम सत्ता में आएंगे तो ये असली कर देंगे। अब ये नकली है, मजबूरी है कि बेवजह इस आदमी ने नोटबंदी करके लाख का, 1000 का नोट, 2000 का नोट पूरे देश को 500 में लाके खड़ा कर दिया है। लोग 1000 में ले जाते हैं, अगले ने पूरे देश में लाके 500 में खड़ा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि हमें दिक्कत होती है, आपको किसी को हो ना हो, मुझे 1000 का एक नोट देना है, मुझे 1000 का 1100 का नोट, हम दो क्यों रखे हैं? और उसका लॉजिक आज तक नहीं बता पाए महामहिम मोदी जी कि वो इसका लॉजिक क्या है। वित्त मंत्री नहीं बता पाए इसका लॉजिक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बता पाया इसका लॉजिक क्या है। 2000 का नोट चला था, बंद क्यों हुआ? राहुल गांधी पे इसको बात करनी चाहिए, चल पड़ेगी। दूसरी बात सही कही किसी ने, जब मेरा विश्वास अगर 4 PM पर है और मेरा अब मादी के 17 चैनल पर नहीं है, तो फिर 4 PM का ही हम बात मानेंगे। जब किसान का, बेरोजगार का, नीट वालों का, ट्रेडर्स का अगर विश्वास, तो उनके लिए बेकार है, वित्त मंत्री बेकार है, गृह मंत्री बेकार है, प्रधानमंत्री बेकार है, उनके लिए मुख्य सचिव, कोई सब उनके लिए। तो जहां पर हमारा दर्द बढ़ रहा है, 4 PM पे हमारा दर्द बढ़ रहा है राहुल गांधी से, हमारा विश्वास जम रहा है, तो हम वहीं तो जाएंगे ना, हम काहे लिए दौड़ जाएंगे? आप एक चीज देखिए कितना फर्क हो गया है। और भाई साहब आप जानते हैं, संजीव भाई और ये सब जानते हैं, अनिल जी जानते, सब लोग जानते हैं, मैं लाखों, मतलब भाषा में बोल रहा हूँ लाखों बार, मैं कितना बोल चुका हूँ 14 से। मैंने कभी इनको वर्ल्ड लीडर माना ही नहीं। वो गलती थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जी की, जो आ गए तो फिर हिंदूवाद का जो उबाल आया है, पुलवामा, बालाकोट का जो आंसू भलभल रोए हैं, उसमें ही हो गया। अब देखिए जो कांड हुआ है इस बार, तो देखिए किस्सा खत्म, बैसाखी पे आ गए। तो ये वो उस वाले ना ये नेहरू जी, अटल जी वाले भी नहीं है, ये अटल जी वाले भी नहीं है, मनमोहन सिंह वाले भी नहीं, जो जैसे रहे वैसे रहे, ढलान पे नहीं आए। और दूसरी बात मैं कहता हूं आपसे संजीव भैया, दशक होता है, लोग कहते वर्ष निकल गए, लोग कहते दशक हो गया, एक दशक हो गया, निकल गया। दशक शब्द बहुत बड़ा होता है,
दशक से ही तय होता है कि लड़के बड़े होंगे, लड़के और बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, क्या होंगे, और उसके बाद वो 50 साल 25 साल वो तो उसको मान लेते हैं कि थर्ड ईयर शताब्दी है और वो है, लेकिन दशक सबसे बड़ा होता है। और दशक को जो संभाल ले गया, तो इनके दशक को मैं साफ बोल रहा हूं आखिरी बार, मोदी जी के दशक को संभाला है। 5 साल संभाला है मनमोहन सिंह की गलतियों ने, कांग्रेस की गलतियों ने, और 5 साल संभाला है बालाकोट ने, पुलवामा ने, और बलबल 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 आंसू ने मत डाला मत डाला मत डाला, उसमें संभाला है। और ये करुणा ताली वाली में हो जाए तो दीवाने। अब ये दशक के बाद जो ये डाउनफॉल है, ये मुझे लगता है 5 साल निकाल नहीं पाएगा मामला। बहुत खतरनाक मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो दिखता है, जो पूत के पांव पालने वाली बात होती है, वैसा इसमें अब इस तरफ नजर आ रहा है कि ये वाला जो तीसरा टर्म है बहुत बहुत कठिनाई, और ऐसा ना हो कि किसी ने झोला उठा के चलने। राकेश सर, माफी चाहूंगा सबसे आखिरी में आपके साथ आ रहा हूं, लेकिन आपकी एक सटायर टिप्पणी होगी, शानदार टिप्पणी मैं चाहूंगा। हम ये कहते थे कि भाई जब खेल होता है तो खेल में कोशिश होती है कि हम रेफरी को साथ कर लें। अब तो रेफरी भी पिट रहा है। हम देख रहे हैं कल क्या पिटाई उड़ाई है रेफरी की, वो जो खिलाड़ी ने ममता बनर्जी के जो भतीजे जी हैं, धूल निकाल दी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि आप आसंदी पर हैं हुजूर, आप बीजेपी के कोई वो नहीं चल रहा है कि उनकी कोई अपनी बहस का चल रहा हो। तो एक चीज वो, और दूसरी जो ओवरऑल पे हम जो चीजें बात कर रहे हैं कि इनकी जो वो थी पूरी की पूरी आभा मंडल की बात खत्म है, सारा का सारा हैरान है, परेशान। अब यही कि गाली पे बात आ गई कि पहले था कि गला दबाने, अब गाली है। राकेश, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, गाली की बात पहली बार नहीं आई है, माननीय पहले भी कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि मैं हर दिन 2 किलो गाली खाता हूं और मेरी सेहत का राज यही है। लेकिन अब वो ये गालियां उनको रिएक्शन करने लगी है, इसका साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। स्थिति ये है, अभी शुरू में अनिल जी ने जहां से शुरू किया था मैं वहीं सीमित रखूंगा अपने आप को, कहने के लिए बचा भी कम है कि इस बजट में हमारा चीन से जो हम माल लेते हैं वो हम लेते हैं $16.95 बिलियन का, मंगाते हैं, और जो हम नहीं देते हैं उसको, क्षमा चाहूंगा, $16.95 बिलियन का हम उसको अपना माल बेचते हैं, और उससे 2024 जो अभी चल रहा है इसमें हम $101.95 बिलियन का मंगाते हैं। और इस बजट में इस चीन के लिए ये रास्ता और बड़ा कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इधर देखिए वो पुतिन से भी मिला है, वो अमेरिका तो जाते ही रहते थे, कहीं से कोई गुंजाइश दिखी तो बेचारे जिनपिंग की शरण में उनको आना पड़ा कि भाई मुझे ये सत्र तो पूरा 5 साल का चलवा दो। तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि अमेरिका हो और दूसरे यूरोप के जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं जो चीन के माल से भरे पड़े थे, वहां चीन पर तरह तरह से प्रतिबंध आने लगे। तो अब वो अपना माल भारत में असेंबल करा के वो भारत के जरिए बेचेगा, तो ये कमीशन खाएंगे, और ये कमीशन खाने का काम पहले दिन से कर रहे हैं। कमीशन में 60 लाख कितना अभी जो आपका इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा आपने कमाया था वो कमीशन का ही पैसा था कि इधर पैसा दो, उधर काम लो, ठेके लो, पूरी बनाओ गिराओ, जो भी करना है करो। तो ऐसे स्थिति में अब मैं बहुत सहानुभूति इनके साथ रखता हूँ। कारण यह है कि देखिए ये 10 साल सत्ता में रह लिया, अभी सुनील जी कह रहे थे, सुशील जी, लेकिन इनको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि ये सत्तारूढ़ दल है। इधर रो रहे हैं कि हमें गाली दी जा रही है, हमारा गला दबाया जा रहा है, और उधर कर्नाटक में आप देखिए सर पर रजाई गद्दा तौलिया रख के सदन के बाहर रात भर डले हुए हैं कि साहब ये कानून हटाओ, वो कानून हटाओ, बदल दो। तो इनकी जो चरित्र है वो आज भी विपक्ष का चरित्र है। और जब ये विपक्ष में थे 2014 से पहले, तो इन्होंने संसद का क्या हाल किया था वो इस देश ने देखा है, कोई भूला नहीं है अभी तक। अभी कम से कम जो 2024 में विपक्ष आया है उसने संसद को लंगड़ा लूला नहीं किया है, वो संसद में लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और संसद सवाल खड़े करने की ही जगह है। तो अब उससे इनको घबराहट हो रही है। और इसमें पिछले सत्र में आपने देखा कि जब हमारी सुमित्रा ताई थी, हमारे मध्य प्रदेश से लोकसभा की अध्यक्ष थी, तो उन्होंने फिर भी हिकमत अमली से इनको बचा के रखा और इनका काम चला दिया। लेकिन भाई हमारे ओम बिरला जी जो है वो इतना लंबा ओमकार ले रहे हैं कि न तो वो खुद बच पा रहे हैं और न सरकारी पार्टी को बचा पा रहे हैं। उन्हें बार बार लग रहा है कि ये वो लोकसभा में नहीं, किसी संघ की किसी बड़ी शाखा में बैठे हैं जहां उनकी हेडमिस्ट्री चलेगी। वो भूल जाते हैं कि वो लोकसभा में सबके संरक्षक हैं,
जब वो अपनी भूमिका भूल गए, जब सरकार अपनी भूमिका भूल गई, बजट में जिन लोगों को जिस तरह से आवंटित करना था वो हमारे साथी चले गए, दिल्ली विश्वविद्यालय वाले। आपने जो यूजीसी का ग्रांट है उसको 68% काट दिया। आप देश में पढ़ाई नहीं चाहते, आपने मध्याह्न भोजन को मिलने वाला जो बजट था उसको गिरा दिया। आपने महिलाओं को मिलने वाला जो उनके पोषण के लिए और उनके मातृोपचार के लिए जो पैसा मिलता था उसको काट दिया। तो आप करना क्या चाहते हैं? तो देश में केवल ताजी थाली बजवा के तो देश चलेगा, और जितना चलना था वो चल गया। तो अब तो वो स्थिति है। आपने एक नीति कथा सुनी होगी, मैं ये कथा का संक्षिप्त सुना के आपको अपने बात पूरी करता हूँ कि एक ऋषि की कृपा हुई, एक चूहे पर बिल्ली से परेशान होकर भाग के उनकी गोद में गिरा, बड़ा परेशान था। तो ऋषि ने कहा चल तू बिल्ली बन जा। अब बिल्ली और बिल्ली सामने तो डर नहीं लगेगा, लेकिन बिल्ली एक दिन बाहर घूमने निकली तो एक कुत्ता सामने दिख गया, तो वो कुत्ते से भाग के आई। फिर बिल्ली ऋषि के मुनि के पास, तो उन्होंने अच्छा चल तू कुत्ता बन जा। ऐसे ऐसे उन्होंने उसकी योनियां बदलते हुए उसे बाघ बना दिया। और बाघ की जब पोल खुली जंगल में कि अरे ये तो चूहा है मूल रूप से, तो उसको बड़ी लज्जा आने लगी और उसने तय किया कि अब मैं इस ऋषि को ही निपटा देता हूँ। अब आप यहाँ इस कहानी को जोड़ लीजिए कि जिस लोकतंत्र ने एक साधारण से चाय बेचने वाले आदमी को अगर उन्होंने बेची हो तो देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और वही आदमी उस लोकतंत्र से जिसकी वजह से उस पद तक पहुंचा उसकी हत्या करने पर आमादा हो, तो ऋषि श्राप देता है कि पुनर्मूसको भव। ये श्राप देश की जनता ने दे दिया कि आप जहां से आए थे वहां जाइए, अब आप देश की सरकार चलाने लायक नहीं है। तो इस बजट में और इस लोकसभा के इस बजट सत्र में जो दृश्य हमारी जनता देख रही है वो तो कृपा है तकनीक की कि हम सीधा भी देख पाते हैं जो सदन के अंदर हो रहा है। तो सरकार की हालत बहुत पतली है, बहुत हास्यास्पद है, और वो अपने को किसी भी प्रहार से न तो बचा पा रही है और न ही उसके सवालों का उत्तर दे पा रही है। तो ऐसी निरुत्तर और असहाय सरकार का उम्र कितना होगा ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये ज्योतिषी बता देंगे कि 6 महीने चलेगी कि साल भर चलेगी, यह कब गिर पड़ेगी। हम सुबह जब अखबार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि संसद भंग, मध्यावधि चुनाव की घोषणा, ये बैसाखी उधर चली गई, एक बैसाखी उधर चली गई। तो बिल्कुल सहानुभूति मेरी है सत्तारूढ़ दल से, और खास तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष से जो इतने मजबूत विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं, न सरकार को संरक्षण दे पा रहे हैं, न खुद संरक्षित हो पा रहे हैं। जी सुशील, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही आप कह रहे हैं कि नजर यही आ रहा है कि वो जो बैसाखियां और निकल कर, तो ये भी हमने कहीं देखा है। अभी शायद अरुण जी भी उस पर तस्दीक करेंगे, शायद देखा हो तो अनिल सर भी कुछ बोलेंगे कि यह आया है कि मनाने की कोशिश की गई थी दोनों बैसाखियों, उन्होंने कर दिया था कि टाइप करा ली थी एक ने चिट्ठी की नहीं भाई अगर आप नहीं करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो फिर वो बैकफुट पे लौटे। एक चीज ये, और दूसरी ये साबित हो रहा है कि 56 इंच का सीना वास्तव में यदि किसी का हो गया है तो वो राहुल गांधी का, और उसको 56 इंच करने वाले खुद मोदी जी हैं। मतलब अपने बुने जाल में कहीं ना कहीं ऐसे उलझ गए, और राहुल गांधी बिना बोले जो प्रहार कर रहे हैं वो बहुत ऐसे पड़ रहे हैं प्रहार की जिससे अब राह और सूझ नहीं पड़ रही साहब। तीनों चीजों पे टिप्पणी सर, अनिल सर सभी से मैं चाहूँ। देखिए ये जो है इनका अभी का प्रॉब्लम वो हटने, सही कहा सब लोगों ने कि कब ये सरकार चली जाए कहना मुश्किल है, इसीलिए कि एक कोई फोकस अब नहीं रहा। अभी देखिए क्या है कि इमेजिनेशन की भी एक लिमिट होती है। जब आप कुछ सोच पाते हैं, जैसे कि 2014 में वो एकदम कुछ नहीं था, उसमें कुछ नई बात नहीं थी। मनमोहन सिंह की जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी उसी को तेजी से आगे बढ़ाया। एक नैरेटिव थी उनके पास में कि हम गुजरात मॉडल है हमारा, और वहां तो जैसे था है ना कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता है, इस टाइप का बन गया था कि वहां तो कोई तकलीफ है ही नहीं। असल में वो मीडिया का बनाया हुआ था। वहां पर भुखमरी के इंडेक्स पर 3रे नंबर पर था वो, मतलब भुखमरी जो 3 नंबर, जो 2 और स्टेट छोड़ के 3रा नंबर पे वो था जहाँ सबसे ज्यादा भुखमरी थी। उसके बाद वो मतलब इसके एजुकेशन के मामले में जो पिछड़े दलित और आदिवासी हैं उनका एजुकेशन का लेवल बहुत खराब था। वो उनकी जो मतलब इनकम है कैपिटा वो भी बहुत कम थी। स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं वहाँ, जो पिछड़े इलाके थे, और करीब करीब कांग्रेस उनके बराबर में चल रही थी, बहुत कम का अंतर था। लेकिन कांग्रेस के जो ये नेतृत्व जिसकी चर्चा मैंने की कि ये स्लीपर सेल है,
वो वहां पर कंप्रोमाइज किया हुआ था, कभी उसको उठने नहीं दिया, और ये कंप्रोमाइज जारी है अभी भी। तो वो सब नैरेटिव था, और कहा सही कि वो 2014 तो निकल गया, मतलब करप्शन के इशू पे, 2019 निकल गया बालाकोट पे, और उसके थाली और ये सब में कोविड में निकल गया। लेकिन 2024 के बाद अब ये इसका कोई है नहीं कुछ नैरेटिव, तब ये लॉस्ट नैरेटिव का केस है। इसमें अब मुश्किल है कि उसको कैसे ले जाते हैं। और उसमें एक चीज है कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाया उन्होंने भी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव ने भी, नरसिम्हा, लेकिन उनके साथ एडवांटेज क्या था कि कोई ओपोनेंट नहीं था सामने में उतना बड़ा, मतलब कांग्रेस जैसा जैसी पार्टी, राहुल गांधी जैसा लीडर। अटल जी एक कंसिस्टेंटली अच्छे नेता थे, और बहुत सारे नेता थे उस समय, लेकिन तो भी एक फोकस्ड जो उनको रिप्लेस कर सके ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय जो कोलिशन। अब वो स्थिति नहीं है। इंडिया गठबंधन एक फेडरल पार्टी आप समझ सकते हैं इसको। अभी जो मुझको देख रहा है, जिस तरह की यूनिटी, जिस तरह से फोकस, जिस तरह का आइडियोलॉजिकल, मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन है, तो उससे आपको लगेगा कि एक फेडरल पार्टी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन है, जिसमें कि कई दल घटक है। तो वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि वहां पर मतलब जो समता पार्टी थी या बाकी पार्टियां जो बीजेपी के साथ, वो भी उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती थी। ये अंतर है। तो इनके सामने जो अपोनेंट है वो एक आइडियोलॉजिकली इंटीग्रेटेड यूनिट है, और उसके पास एक बढ़िया लीडर है, और यंग लीडर्स और दूसरे भी हैं, अखिलेश है, या मान लिया जो नए नए नेता आ रहे हैं, तो उसका मुकाबला करने लायक। और अपनी लीडरशिप उन्होंने खत्म कर दी। अभी अमित शाह और इसको छोड़ करके, अमित शाह कोई लीडर आज अगर मोदी जी निकल जाए तो अमित शाह 2 सीट जीता के नहीं ला सकते, क्योंकि उनको अपनी सीट का क्या होगा अगर बनारस जैसी जगह से अगर या लखनऊ से उनको राजनाथ सिंह की जगह दे दिया जाए टिकट, तो वो निकाल नहीं पाएंगे सीट। तो उनकी अपनी कुछ नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो मैनिपुलेशन वो उनके बिहाफ में कर रहे हैं मोदी जी के। अब ये एक लीडर से, और बाकी सारी सेना पैदल, कोई सिपह सालार नहीं, वहां पर कोई जानता, अभी भी याद करने में मुश्किल है कि कौन है चीफ मिनिस्टर राजस्थान में, मैं तो भूल जाता हूँ, क्योंकि नाम ही नहीं याद रहता। वो मोहन यादव का नाम इसीलिए याद है कि हमारे लालू प्रसाद यादव है, तो इसीलिए उनका नाम हमको याद आ जाता है। आपको छत्तीसगढ़ भी पलटना पड़ता है, छत्तीसगढ़ में कौन है उसका याद करना पड़ता है आपको। गुजरात में आपको अपनी स्मरण शक्ति में डालना पड़ता है कि अभी नहीं, गुजरात में डालना पड़ता है कि अभी कौन है, तो इसके रूपानी का नाम या इसका नाम, ऐसे ही हालत उत्तराखंड में है कि आपको लगेगा क्या कह रहे धामी है कि इसके तो ये जो स्थिति है कि, और महाराष्ट्र में उन्होंने फडणवीस को पीठ पाट का ऐसा कर दिया कि वो नेता अब रह ही नहीं गए हैं। वो मतलब वो उसमें भी एकनाथ शिंदे जिसकी की अपनी कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो उसको ही नेता बना दिया है। बिहार में आप देख रहे हैं कि एक से एक लाया उन्होंने। अनिल सर सब जगह समझौते पर है मामला, कि आपने सोचा था कि मेरी छवि, तो आपकी ये बार बार हम लोग कहते थे कि जब जिस दिन ये मूर्त टूटेगी तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, वैसे हालात लगभग बन गए। अब ये ऐसी स्थिति में आप कैसे फाइट करेंगे? इसीलिए 5 साल नहीं चलने वाली जो बात कही दुबे जी ने और अचल जी ने, वो बात हमको एकदम लग रहा है क्या कि वही इंपॉर्टेंट है कि अब ये होगा क्या। इसीलिए नैरेटिव अब तो ये है क्या कि ये चला पाएंगे या नहीं, ये नैरेटिव बनेगी। अब कैसे क्या होगा, और बीजेपी के लीडर्स को ये बात समझ आना चाहिए कि ये शख्स अब ले नहीं जा पाएगा, तो अब इसको पहले ही ड्रॉप कब कर दें, ये उनको डिसाइड करना है। ठीक कह रहे हैं वो। अभी 3 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें। अरुण सर देखिए, जो अनिल जी ने कहा गुजरात मॉडल, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात मॉडल था उसको बीजेपी का देश नहीं समझ पाया। पहला गुजरात मॉडल, उन्होंने दंगे कराए, सरकार के संरक्षण में दंगे हुए। उसके बाद उन्होंने पहले काम किया, बीजेपी को गुजरात में खत्म किया। वो स्थापित नेता गुजरात से आते थे, वो आज कहां हैं? किसी को नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को निकाल के लाए जिनको कोई नहीं पहचानता था। और वही प्रयोग उन्होंने दिल्ली आते किया। सबसे पहले आडवाणी जी और जोशी जी को घर बैठाया,
उसके बाद जो पुरानी टीम थी 5 साल अरुण सर संसद में लड़ने के लिए कौन है? कौन? अब कोई ऐसा नहीं दिखता जो ये जवाब दे सके। जो आज ब्रिगेड है इंडिया ब्लॉक में, उस ब्लॉक को लॉजिकली नियम कायदे के साथ बोलने और करने वाला नहीं है। मैं देख रहा था कल वो सुषमा स्वराज जी की बिटिया खड़े होकर बोल रही थी। ये तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है। नहीं, देखिए क्या है संजीव जी, आने के साथ ही इन्होंने वो पूरी युवा पीढ़ी, इनके कंपैरिजन में तो युवा थे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे राजीव प्रताप रूड़ी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, ऐसी लंबी सूची है। उनको सबको घर बैठाया। आगे किसको लाए? पिछली बार उनका कवच बनती थी स्मृति ईरानी। इस बार मुझे लगता है कि बांसुरी स्वराज जो है वो काम करने वाली हैं। कौन? पिछले बार तो फिर भी लोग बोलते थे, अब जब हमला होता है सदन में नरेंद्र मोदी के साथ खामोश बैठे नहीं दिखता कोई। और दूसरी चीज ये है कि जो बात आई अमित शाह की, बर्बाद तो पार्टी को अमित शाह ने किया है। जितनी बदतमीजी अमित शाह पार्टी के नेताओं से करते हैं, आज भी बहुत सारे मित्र हमारे आपके हैं, 40 साल का अनुभव हो गया, सबसे जुड़े रहे हैं। उस वक्त अटल जी की बात थी, अटल जी का एक ऑरा था, अटल जी का एक व्यक्तित्व था। अटल जी कमीनापन की माफी चाहता हूं, संक्षिप्त कर दीजिएगा, मेरा 2-2.5 मिनट है। मैं बात खत्म कर रहा हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने वो प्रयोग जो गुजरात मॉडल बना के शुरू किया, वो उन्होंने पूरे देश में एक तरफ चलाया तो देश बर्बाद हो चुका है। आज हर तरफ आप मार खा रहे हैं। वही उन्होंने पार्टी में किया। तो भाजपा भी अब ऐसी स्थिति में नहीं है। अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो सब समझ में आ जाएगा। और 240 का आंकड़ा, इसमें 40 तो कम से कम ईवीएम की उससे और अफसरों की मदद से जीते हैं, अन्यथा वही बाहर हो जाते हैं। अब समस्या ये कि अब नया उपाय कौन सा करें? नया उपाय कोई नहीं। रोना गाना नौटंकी करना ये सब खत्म हो गया। बालाकोट भी हो चुका है और दूसरे उपाय भी हो चुके हैं। अब आप बताइए, जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसका क्या? रोज जवानों पे हमले हो रहे हैं, जी, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो पुलवामा कर लिया एक बार, जांच भी नहीं हुई उसकी। इन सब चीजों के लिए अब आपके पास उतनी क्षमता नहीं, आपको जवाब देना होगा। आप बजट में जो आपने प्रावधान किए हैं कि आयुष्मान कम हो गया, मध्याह्न भोजन कम हो गया, मनरेगा कम हो गया, ये सारी चीजें हैं। बढ़ाया क्या है आपने? बढ़ा दिया आपने पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार, क्योंकि दोनों बैसाखियां टिकी। एक बात कहें जिसको कहते हैं कि वो जो अपने यहाँ पुराना किस्सा है, अटल जी बहुत अच्छे समझाए कि राजा नंगा, सुशील दुबे जी को मालूम है। तब ये राजा नंगा हो चुका है पर उसे एहसास नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। और एक बहुत बड़ी बात, आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जो बात पहले संस्थाएं होती थी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, सभापति राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों पदों पे कौन लोग बैठे हैं। मैं पद के प्रति सम्मान रखते हुए पूरा विनम्रता से कहता हूं कि इतना निम्न स्तर देश में आजादी के बाद आज तक कभी नहीं आया। ऐसे लोग, चाहे वो राज्यसभा के बैठे सभापति महोदय हों, कैसे कूदते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के तो लोग उन्हें रोज कह ही रहे हैं। एक लाइन की टिप्पणी और लेना जी, मुझे एक लाइन की टिप्पणी सुशील सर और यही है कि यहाँ पहुंचाया है नरेंद्र मोदी ने, यहीं पे आके उनका समापन होना है। दुनिया गोल है। बिल्कुल दुनिया गोल है, समापन नहीं होना है। सुशील सर एक आध लाइन में आप, और फिर मैं अचल जी से समाप्त करूंगा। प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट नहीं है आप, मैं कर देता हूं। संजीव भाई, हमने और सोमनाथ चटर्जी को भी देखा है। जी, हम लोगों ने पीए संग्राम को भी देखा है, हम लोगों ने मीरा कुमार को भी देखा है, बहुत से देखे। लगता था कि अभी बात की थी वो हमने, उनको सुमित्रा महाजन जी को आसन पे कोई बैठा, कोई गर्माशाली व्यक्तित्व आसन पे कोई बैठा। ठीक, अभी जो कांड हुए हैं या जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत जबरदस्त है। अब वो अलग बात है, मुंह चुपर ले, वरना तो रोहन बिरला को भी सोचना चाहिए। जब राहुल गांधी जी का आ रहा है बहुत ज्यादा वीडियो, जिसमें दिखा रहे हैं हाउस में कि जब मैं मिला बिरला जी से तो उन्होंने यूं हाथ मिलाया मुझको, और जब मोदी से मिले तो एकदम 90 एकदम जैसे गिर ही जाएंगे। और वो और जो बचा खुचा था वो कल उसने दिखा दिया, वो अभिजीत और वो ममता के तो अभिषेक। तो अब ये दोस्तों, जब ओम बिरला अपने आप को खुद ही, और ओम बिरला और नड्डा वो व्यक्ति रहे हैं जो हमेशा इस लेवल पे आने के बाद भी वो बुके लिए घूमते रहे, बुके लिए। मोदी आए तो बुके, मोदी गए तो बुके, मोदी ने हंसा तो बुके, मोदी रोए तो बुके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, ठीक जी। राकेश सर, बात अंतिम लाइन आपकी ओर से।
राकेश। अंतिम लाइन तो सिर्फ ये है कि देखिए 2014 में जो चतुरंगिनी सेना लेके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आए थे, उसमें पहले हाथी पिटे, फिर अश्व पिटे, फिर आपके रथ टूटे, और अब आखिरी में पैदल बचे हैं। वो पैदल भी धड़ाधड़ धराशायी हो रहे हैं। अब संसद में बांसुरियां बज रही हैं। बांसुरियों से किसी सेना का कोई काम चलता नहीं है। वहां तो तुमुल ध्वनि होनी चाहिए, तुरही बजनी चाहिए, रणभेरी बजनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो बहुत बदल गया है परिदृश्य, और आप देखेंगे अगले 5 दिन में और कुछ भी बदलेगा। जी राइट सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर आपका, अनिल सर, अरुण सर, और साथ में हमारे सुशील जी जुड़े थे, सुधांशु जी। मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही है कि जो स्थितियां पैदा हुई हैं, ये किसी और ने नहीं पैदा की। ये स्थितियां खुद ब खुद प्रधानमंत्री जी ने, साहब ने पैदा की हैं। उनके जो लघु भगु भी कह सकते हैं, जो सो कॉल्ड जिनको कहा जाता है बहुत चाणक्य हैं, चातुर्य हैं, उनके द्वारा पैदा किए गए ये हालात हैं कि आपने अपने ही घर में जिस तरीके से जो थे शानदार मोहरे, उनको आपने किनारे किया, खुद ने पीट कर अलग किया, तो यही खामियाजा, उसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ा है। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।